हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज से सब्जेक्टिव का एक सीरीज शुरू होगा जिसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको लेंगे। यह जो वीडियो है अल्टरनेट डे पर आएगा, एक दिन छोड़कर एक दिन आएगा, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करके देंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन अपने हाथ से हम लिख देंगे, कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा, हम अच्छे से समझा देंगे। सभी क्वेश्चन जैसे 15 क्वेश्चन लेंगे तो कोशिश करेंगे 5 से 7 क्वेश्चन हम लिख दें, उसके बाद 8 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दें ताकि आप अपने शब्दों में उसे लिख पाएँ। इससे क्या होगा कि आपको लिखने की हैबिट बढ़ेगी और जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है साइंस के लिए पार्ट वन है, सब्जेक्टिव का पार्ट 1 है, साइंस के लिए नहीं। साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का इसमें वीडियो आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ग्रह जो है नहीं टिमटिमाते हैं क्यों? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं बताना है। एक पूछता है तारा टिमटिमाते हैं क्यों? तारा टिमटिमाते हैं क्यों? ये क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन हम बना देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तारा टिमटिमाते हैं क्यों? ये क्वेश्चन तो कहेंगे तारा जो है हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। एक क्या है? बहुत दूर है। बहुत दूर होने के कारण क्या होगा? तारा जो है हमसे बहुत दूर है, इसके कारण यह बिंदु स्रोत के रूप में दिखाई, जितना दूर कोई वस्तु रहेगा उतना छोटा दिखाई देगा, तो बिंदु स्रोत के रूप में दिखाई देती है। अब बिंदु स्रोत बहुत दूर है, इसके कारण क्या, वायुमंडल के बहुत सारे परतों से होकर यहाँ प्रकाश को आना पड़ता है। तो अब बर्तन क्या कहता है, अगर अलग अलग माध्यम रहेगा तो बर्तन बोलता है प्रकाश की किरण क्या होगा, मुड़ेगा आँख तक पहुँचेगा, तो कभी दिख रहा है कभी नहीं देखेगा। मान लीजिए इधर दिखाई देगा, इधर प्रकाश आएगा तो नहीं दिखेगा, तो दिखना नहीं देखना, इसे क्या कहते हैं, टिमटिमाना। तो क्या लिखेंगे, कहेगा तारा टिमटिमाता है क्यों? तो बोलेंगे तारा हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, जिसके कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण उसका प्रकाश आने में अलग अलग माध्यमों से उसे गुजरना पड़ता है, इसके कारण क्या होते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं। अब ये ग्रह वाला कह रहा है, तो इसमें क्या है, ग्रह जो है तारे के मुकाबला बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत कम दूर है। इसके कारण क्या होगा, देखिए इसके कारण जो है ग्रह जो है हमसे बहुत कम दूर है। जब दूर कम होगा तो बड़ा प्रकाश स्रोत के रूप में दिखाई देगा, तो हमसे आने वाला प्रकाश का किरण जो होगा माध्यम, इसको भी अलग अलग माध्यम से गुजरना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सा प्रकाश स्रोत के कारण क्या होगा, इसका अपवर्तन कम होगा। बड़ा प्रकाश स्रोत, मान लीजिए छोटा प्रकाश स्रोत है, ज़्यादा चमक रहा है, इसका अपवर्तन ज़्यादा होगा क्योंकि यहीं दिखाई देगा। बहुत बड़ा प्रकाश स्रोत है तो कहीं से भी हम देख सकते हैं, तो इसमें अपवर्तन जब ग्रह हमको बड़ा दिखाई देगा तो इसका अपवर्तन बहुत कम होगा, यानी प्रकाश किरण मुड़ेगी नहीं। इसके कारण क्या होगा, नज़र जो आएगा टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आएगा। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ग्रह तारा टिमटिमाते क्यों नजर आते हैं, इसको लिखना है। ग्रह टिमटिमाते नहीं है, इसका आंसर हम बता चुके हैं क्या है, कहें ग्रह जो है पृथ्वी से बहुत करीब है, जिसके कारण ये बड़ा प्रकाश स्रोत दिखाई देता है। इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी प्रकाश की मात्रा और पथ में परिवर्तन नगण्य होता है, क्योंकि बड़ा है इसलिए इसमें क्या होता है, इसे आसानी से हम देख सकते हैं। बड़ा है इसके कारण आसानी से देख सकते हैं। इस बड़ा होने के कारण क्या होता है, प्रकाश इधर उधर भी नहीं, क्योंकि प्रकाश पूरा अच्छे से देख सकते हैं। यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाते हुए जो है नज़र नहीं आते हैं और तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक समझ लीजिए। क्वेश्चन आपको देखिए, कुछ क्वेश्चनों को हम समझाएंगे अच्छे से। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, माने भागों को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे किस द्वारा सूचित किया जाता है, म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो परिभाषा अपने लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक नहीं होता है, क्योंकि
प्रकाश की चाल निर्वात में है, प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे, चाल नीचे भी मीटर प्रति सेकंड होगा, मीटर प्रति सेकंड क्या होगा हमारा, इसका मात्रक नहीं होगा। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को लिखा कैसे जाता है। जिस भी आपको क्वेश्चन में उसमें फार्मूला जना रहा है तो पहले परिभाषा लिखिए और फार्मूला कन्फर्म लिखिएगा। लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक भी होता है तो ये होता है, अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उसके बाद फार्मूला लिख दीजिएगा, इसे म्यू से सूचित किया जाता है। फार्मूला क्या है, अपवर्तनांक का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या बोले, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। जब फार्मूला लिखिएगा तो अच्छा समझ जाता है कि रट्टा ही केवल नहीं मारा है, इस बात को भी समझा है। देखिए लिखना है, इसे म्यू से सूचित किया जाता है। जब भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है तो पॉइंट वाइज बना लिया है। इसे म्यू से सूचित, यू को ऐसा करते हैं, म्यू से सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट लिखना है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, यह मात्रक विहीन होता है, या मात्रक विहीन तथा मात्रक जिसका नहीं होगा बीमा भी उसका नहीं होगा, मात्रक तथा बीमा विहीन होता है, विहीन होता है। अगर इस प्रकार लिख दीजिए आपको पूरा नंबर आ जाएगा। देखिएगा दूरदृष्टि दोष क्या होता है समझ लीजिए। जब आपको निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उल्टा होता है, अच्छे से समझ लीजिएगा। यानी मानव नेत्र का वह दोष जब उसे निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे तो उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। ध्यान क्या रखना है, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस बात को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार इस पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आप लिख लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है या किसे कहते हैं, तो लिखिएगा मानव नेत्र का वह दोष जिसके कारण जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लिख लीजिएगा। ये क्या कह रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, समझिए। जब किसी चालक तार को, मान लीजिए तार है, इसको बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब क्या है, चुंबक को गति प्रदान किया जाए, यानी चुंबक को घुमाया जाए। चुंबक को क्या स्थिर नहीं रखना है, गतिशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ विद्युत वाहक बल, यानी कोई एक बल लगता है जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अपना गति करने लगता है।
और जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो आवेश की गति को क्या कहते हैं? आवेश की गति को विद्युत धारा कहते हैं। और इसमें क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो क्या याद रखेंगे? जब किसी तार को, चालक तार को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत वाहक बल के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यही बात लिखती हैं, जब किसी चालक तार को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उससे विद्युत वाहक बल, तो उसमें विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? तो हम जानते हैं कि विद्युत बल्ब में अगर हम ऑक्सीजन जैसा क्रियाशील गैस भर देंगे, मान लीजिए ऑक्सीजन भर देंगे, तो होगा क्या? ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है, अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील होने के कारण क्या होगा? यह अभिक्रिया कर लेगा और जल जाएगा। इसके वातावरण में जो भी वायु रहेगा उसको क्या करेगा? जला देगा और पूरा को काला कर देगा, यानी विद्युत बल्ब को काला कर देगा। काला होने से विद्युत बल्ब से प्रकाश नहीं निकलेगा। इसी को रोकने के लिए, ताकि काला न हो, प्रकाश उत्पन्न होते रहे, इसमें क्या होती है? निष्क्रिय गैस भरी जाती है। लिखेंगे क्या? जब विद्युत बल्ब में ऑक्सीजन जैसी क्रियाशील गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन जैसी क्रियाशील गैस भरी जाती है, गैस भरी जाती है, तो यह इसका फिलामेंट, इसका जो तंतु होता है, तंतु कौन सा तंतु होता है? देखिए, ऐसा विद्युत बल्ब होता है, इसमें ऐसा एक तंतु होता है टंगस्टन का, तो तंतु क्या होता है? जल जाता है। तो इसका तंतु जल जाता है और विद्युत बल्ब को काला कर देता है, विद्युत बल्ब को काला कर देता है। इससे बचने के लिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। कहेंगे यदि ऑक्सीजन जैसे क्रियाशील गैस भरेंगे तो उससे विक्रिया करके क्या होगा? विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होगा, तंतु जो होगा, जल जाएगा और जलने के कारण पूरा बल्ब को काला कर देगा, प्रकाश नहीं उत्पन्न होगा। इससे बचने के लिए क्या करते हैं? निष्क्रिय गैस भरते हैं। विभवांतर क्या कहते हैं? तो कहें किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, मतलब कहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, मान लीजिए 2 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, तो इसका अंतर घटा देंगे। 5 में से 2 गया कितना? 3 वोल्ट है। इसका विभवांतर कितना है? 3 वोल्ट है। तो हम कहेंगे इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक आपको याद रखना है। एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो पॉइंट बना के, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उसे पॉइंट बनाकर लिख देना है। कह रहा है ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत, अच्छा ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? जैसे एलपीजी हुआ, ये अच्छा ऊर्जा स्रोत है। इसका मतलब क्या है? इसका भंडारण में, इसका परिवहन में सुविधा होना चाहिए। परिवहन क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए। मान लीजिए लाने ले जाने में ऐसा नहीं हो कि लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तो उसे अच्छा उत्तम ईंधन नहीं कहेंगे। प्रदूषण कम करना चाहिए। प्रदूषण क्या होना चाहिए? कम करे तो उसे अच्छा ईंधन माना जाएगा। जगह स्थान कम छके, मान लीजिए स्थान ऐसा ईंधन लाए तो पूरा घर में नहीं हटा, उसे क्या कहेंगे? अच्छा ईंधन नहीं कहेंगे। तो स्थान क्या छकना चाहिए? कम छकना चाहिए। और क्या होना चाहिए? परिवहन आसान हो, स्थान कम छके,
पैसा मूल्य में किफ़ायती हो, क्या होगा उसका मूल्य जो हो किफ़ायती हो, मूल्य किफ़ायती। मूल्य किफ़ायती होने से क्या होगा, मान लीजिए ऐसा अच्छा ईंधन रहे और मूल्य किफ़ायती नहीं रहे, जिसका बहुत ज़्यादा मूल्य का रहे तो उसे उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा ईंधन क्यों कहेंगे। और अगला जो बात होना चाहिए उसका उष्मीय मान क्या होना चाहिए, उष्मीय मान अधिक होना चाहिए। उष्मीय मान अधिक का मतलब क्या होता है, अगर खाना बनाए तो खाना जल्दी बन जाना चाहिए। इस प्रकार के ईंधन को क्या कहते हैं, ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकता है उत्तम ईंधन किसे कहते हैं या ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, तो लिखेंगे ऊर्जा के उत्तम स्रोत होने के लिए निम्न शर्त है। पहला, परिवहन आसान होना चाहिए। दूसरा, प्रदूषण कम होना चाहिए, स्थान कम घेरना चाहिए। मूल्य में उसका मूल्य किफ़ायती होना चाहिए और उसमें यह मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इस प्रकार अच्छे से आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है डायनेमो क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो डायनेमो क्या है, तो डायनेमो जो होता है उसको कहते हैं जनरेटर। जनरेटर का क्या काम है, यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। तो कहेंगे वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसे क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। कह रहा है इसका उपयोग जब भी, क्वेश्चन में दो पार्ट रहे, एक पार्ट तो कह रहा है डायनेमो क्या है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इसका उपयोग क्या है। तो जब भी दूसरा पार्ट रहे तो उसे पैराग्राफ छोड़कर लिखना है। तो लिखेंगे इसका उपयोग निम्न है। पहला क्या लिखे, इसका उपयोग तो हम जानते हैं विद्युत उत्पन्न करने में, तो लिखे बल्ब जलाने के लिए, बिजली उत्पन्न करने में। दूसरा, मोटर या क्या चलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए लिख लीजिए। यहाँ पर छूट गया, मोटर या पंखा चलाने के लिए बिजली उत्पन्न करना। और तीसरा काम क्या है, इसका तीसरा उपयोग क्या है, एसी रेफ्रिजरेटर के लिए बिजली उत्पन्न करना। तो तीनों एक काम हो सकता है। तो पहले तो इसका परिभाषा दिए कि क्या है डायनेमो, तो कहें वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो कहलाता है। इसका उपयोग बल्ब जलाने के लिए बिजली उत्पन्न करना है, मोटर या पंखा चलाने के लिए बिजली उत्पन्न करना है, एसी रेफ्रिजरेटर के लिए बिजली उत्पन्न करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका के 4 कोशिकांक का नाम लिखें। यानी कोशिका के अंक को कोशिकांक कहते हैं, लिखेंगे कोशिका के 4 कोशिकांक निम्न है। देख लीजिए, कोशिका के 4 कोशिकांग निम्न है। कहेंगे कोशिका के अंदर जो भी रहता है उसे कोशिकांग कहते हैं। जैसे पहला हुआ है केंद्रक को क्या कहा जाता है, कोशिका का दिमाग। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर। तीसरा, लाइसोसोम, इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। चौथा, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, इसे क्या कहा जाता है, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो किन्हीं भी कोई भी 4 मान लीजिए। अगला ऐसा भी लिख सकते हैं, कोशिका झिल्ली लिख सकते हैं, कोशिका भित्ति लिख सकते हैं, राइबोसोम लिख देते हैं। तो कोई भी 4 को आपको लिख देना है इस प्रकार, तो आपका पूरा इसका नंबर मिल जाएगा। अगला क्या है, शोषण को परिभाषित करना है। शोषण क्या होती है, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको शोषण, ये नहीं कि हम जो सांस लिए उसे शोषण कहते हैं, उसे शोषण नहीं कहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो भोजन होता है उसमें ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब होता है उसमें ऑक्सीजन जोड़ता है तो उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, हमें और काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। इसे ही क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। तो लिखेंगे ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। तो लिख देते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। समीकरण पक्का याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। बिना समीकरण का आपको नंबर नहीं मिला। C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीकरण 6O2, इससे ऊर्जा मिलता है। तो बनता क्या है, 6CO2 और प्लस 6H2O बनता है, ऊर्जा मिलता है
आपको याद रखना है 30.5 किलो कैलोरी। ये पूरे समीकरण को अच्छे से आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है, इससे ऊर्जा निकल रहा है इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी, जिससे ऊर्जा निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिसमें ऊर्जा की जरूरत होती है उससे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी कहते हैं। तो लिख देंगे यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस प्रकार लिख देंगे, पूरा नंबर आपको। अगला कह रहा है जाइलम फ्लोएम में अंतर बताइए। समझ लीजिए जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो जाइलम होता है और क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो जड़ से जल एवं खनिज लवण को खींचता है तो जाइलम खींचता है। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है, पत्ती द्वारा बना भोजन का परिवहन करता है। वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो आपको याद रखना है जा से जल, जा से जाइलम, यानी जल का परिवहन जाइलम करता है। फा से फल, फा से फ्लोएम, भोजन का परिवहन क्या करता है, फ्लोएम करता है। दूसरा बात ये रखना है कि जाइलम क्या करता है, जाइलम जड़ से खींचता है पानी तो एक दिशा में ले जाता है, ऊपर की दिशा में केवल पानी ले जाता है। तो यह क्या होता है, एक दिशीय होता है, एक दिशा में ही काम करता है। लेकिन जब मान लीजिए पत्ती में भोजन बना तो पत्ती यहाँ भी हो सकता है, पेड़ का भाग ऊपर भी हो सकता है, पेड़ तो कहीं भी हो सकता है। तो जब भोजन ले जाता है तो ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी ले जा सकता है। तो फ्लोएम क्या होता है, द्विदिशीय होता है। आपको याद रखना है जाइलम जो होता है एक दिशा में काम करता है, जबकि फ्लोएम दो दिशा में काम करता है, ऊपर भी काम कर सकता है, नीचे भी। उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखना है, जाइलम जो होता है मृत कोशिकाओं से, अधिकतर मृत कोशिकाओं से बनी होती है, लेकिन फ्लोएम जो होता है वो जीवित कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोएम क्या होता है, जीवित कोशिकाओं से बना होता है। तो इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि जो फ्लोएम होता है उसमें चलनी नलिका पाई जाती है। किसमें, फ्लोएम में। पूछेगा चलनी नलिका किसमें पाई जाती है, तो फ्लोएम में चलनी नलिका पाई जाती है, जबकि जाइलम में नहीं पाया जाता है। तो फ्लोएम में पाया जाता है और जाइलम में नहीं पाया जाता है। ये सभी बातें को अच्छे से ध्यान रखेंगे, लिखा जाएगा। देखिए पहला तो परिभाषा लिखना है, वह पादप उत्तक जो जड़ से जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है क्या कहलाता है, जाइलम कहलाता है। देखिए वह पादप उत्तक जो पत्ती द्वारा बना भोजन का परिवहन करता है क्या कहलाता है, फ्लोएम कहलाता है। अगला क्या है, यह एक दिशा में काम करता है क्योंकि नीचे से ऊपर ले जाता है पानी। यह जो है खाना को ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी ले जा सकता है, यानी दो दिशा में काम करता है, द्विदिशीय होता है। यह प्राय मृत कोशिकाओं से बना होता है, यह प्राय जीवित कोशिकाओं से बना होता है। इसमें चलनी नलिका नहीं पाई जाती है, जबकि फ्लोएम में चलनी नलिका पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहा है उत्सर्जन क्या है, इसके दो प्रमुख अंग का नाम लिखें। तो उत्सर्जन क्या होता है, तो कहें वैसी प्रक्रिया जिसमें हम जो खाना खाते हैं उसमें कुछ खराब पदार्थें भी रहती है। तो जो हमारा शरीर में खराब पदार्थ जिसका कोई उपयोगिता नहीं बच गई, उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। मतलब हुआ वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने शरीर के अपशिष्ट या बेकार पदार्थों का त्याग करता है, यानी बाहर निकालता है, शरीर से बाहर निकालता है, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। कह रहा है इसके दो प्रमुख अंग, तो इसके दो प्रमुख अंग कौन सा है, एक वृक्क है, किडनी है जिससे मूत्र निकलता है शरीर के बाहर, और एक क्या है, त्वचा है जिससे पसीना निकलता है। तो आपको याद रखना है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर से बेकार एवं खराब पदार्थों को बाहर निकालता है क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, एक प्रकाश अनुवर्तन होता है, एक आपको याद रखना है जल अनुवर्तन होता है। क्या होता है, जल अनु या गुरुत्व अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ, अनुवर्तन का मतलब उस तरफ मुड़ना, अनुवर्तन का क्या है, उस तरफ मुड़ना। गुरुत्व का मतलब पृथ्वी के अधीन, पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन अगर वृद्धि कोई चीज़ कर रहा है उसे क्या कहेंगे, गुरुत्व अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन का मतलब प्रकाश की दिशा में कोई चीज़ बढ़ रहा है उसे क्या कहेंगे, प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे। तो समझिए जो पेड़ की ऊपरी सिरा होती है जिसे फुलंगी कहते हैं, वो क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी प्रकाश के जिधर से प्रकाश ऊपर से आ रहा है तो ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो पेड़ के किसी भाग को प्रकाश की दिशा में बढ़ना क्या कहलाता है, प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। और पेड़ के जड़ भाग को पृथ्वी के अंदर की ओर वृद्धि क्या कहलाता है, गुरुत्व अनुवर्तन कहलाता है। तो दोनों परिभाषा अच्छे से याद रखिएगा। प्रकाश के ऊपरी भाग यानी शिखर को
ऊपर की ओर बढ़ना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है, जबकि प्रकाश के निचली भाग या जड़ को पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी के अंदर की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। तो इसका परिभाषा आप गुरुत्वानुवर्तन की परिभाषा अपने से लिख लीजिएगा। अगला चलते हैं। देखिए कह रहा है परागन क्या होता है। तो परागन क्या होता है? देखिए फूल जो होता है, फूल में एक वर्तिकाग्र होता है। फूल में क्या होता है? इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र। यहाँ पुंकेसर होता है, पुंकेसर में परागकण होता है। इसमें क्या होता है? परागकण, परागकण। तो पुंकेसर के परागकण को स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, यहाँ से परागकण चला, यहाँ गिर गया, इससे इसके द्वारा क्या होता है? निषेचन होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। यानी कहेंगे जब पुंकेसर के परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। परिभाषा लिख देते हैं। जब पुंकेसर के परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरता है, वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो उसे क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। परागन दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागन होता है, परागन होता है। परिभाषा अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है क्वेश्चन? अगला कह रहा है डीएनए आनुवांशिकता का आधार कैसे है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में आनुवांशिकता की सारी जानकारी संग्रहित होती है। यानी कोई भी व्यक्ति कैसा है, उसके बाल का कलर कैसे डिसाइड हुआ, उसका चेहरे का रंग कैसे डिसाइड हुआ, सब कुछ किस में रहता है? डीएनए में उपस्थित रहता है। मान लीजिए माता पिता का बाल का कलर काला है तो उसका बच्चा का बाल का कलर भी क्या होगा? काला होगा। यानी डीएनए के द्वारा ही माता पिता का गुण उसके संतान में जाता है। तो इसे इसलिए क्या कहते हैं? इसे आनुवांशिकता का आधार कहा जाता है। देखिए एक बार कह रहा है कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है में आनुवांशिकता की सारी जानकारी क्या होती है? संग्रहित होती है, एकत्रित होती है। इसके द्वारा ही माता पिता के लक्षण संतान में स्थानांतरित होते माने जाते हैं। यही कारण है कि डीएनए को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता का आधार कहा जाता है। आनुवांशिकता का मतलब ही होता है माता पिता का गुण उसके संतान में जाने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। पता होगा, इसे मेंडल ने दिया। अगला क्या है? एरोसोल रसायन होता है। एरोसोल रसायन क्या होता है? जैसे फोमार है उसमें एरोसोल रसायन होता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें CFC होता है। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमको सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को क्या करता है? ओजोन परत जो होता है O3 है, ओजोन परत, समतापमंडल में ओजोन परत होता है, इसे क्या करता है? इसे कमज़ोर करता है, जिसके कारण सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों का सामना करना पड़ेगा और उससे क्या होगा? हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो क्या है? एरोसोल रसायन के हानिकारक प्रभाव क्या है? निम्न है, लिखे। पहला क्या है? इस रसायन से CFC गैस निकलती है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाएगी तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से हमारा क्या होगा? त्वचा कैंसर हो सकता है और आँख में जलन हो सकती है। सब यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उपयुक्त होता है। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब पृथ्वी का तापमान जो है समान से थोड़ा ऊपर बढ़ता है तो इसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इससे होगा क्या? पृथ्वी पर जितने भी ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर किसे कहते हैं? जब बर्फ़ का पहाड़ बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्लेशियर। तो गर्मी बढ़ने से पहाड़ क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेगा और पूरा पृथ्वी जो होगा जलमग्न हो जाएगा, जल से डूब जाएगा। इसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। तो आपको याद रखना है एरोसोल रसायन का प्रभाव जो है एक तो ओजोन परत पर है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग है और तीसरा स्वास्थ्य पर है। इसी के साथ ये पूरा हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। ये जो वीडियो है आपको बता चुके हैं कि अल्टरनेट डे पर आएगी, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास। इसमें कुछ क्वेश्चन को हम नहीं लिखेंगे जिसका आंसर आपको अच्छे से लिखकर भेजना है। देखिए आज तो लगभग क्वेश्चन लिख दिए। जैसे एक 7 नंबर हुआ, 7 नंबर नहीं लिखे, विभांतर नहीं लिखे, तो इसको अच्छे से आपको लिख कर क्या करना है? भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।